शूनं नरः शूनं कृषतु लाङ्गलम् शूनं वरत्रा बध्यन्ताम् शूनं मष्टामुदिङ्गय। सुखद हो अश्व और वाहन, सुख दे हमें मनुष्य। हल सुख के साथ खेत जोते, जुए सुख पूर्वक बांधे जाएं। मीठी हो चाबुक की मार भी। शूनं न फला विकृपन्तु भूमि शूनं कीनाशाभियन्तु वाहे शूनं पर्जन्य मधुना पयोभि शूनासिरा शूनमस्मासु धत्तम्। हल के फाल भूमि को सुख से जोतें, किसान अपने बैलों के साथ सुख के साथ चलें। बादल अपनी मिठास और जल से हमें सुख दें, हमें सुख दें इंद्र और वायु। 20वीं सदी के अंतिम दशक और 21वीं सदी की दहलीज। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान के क्षेत्र में एक और नया मोड़, तीसरी प्राविधिक क्रांति, द थर्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। समूचे संसार में परिवर्तनों की तेज आंधी, महाद्वीपों, उपमहाद्वीपों और राष्ट्रों की दूरियां सिमटने लगीं। बदलने लगा दुनिया का राजनीतिक मानचित्र। दूर दूर के देश बन गए आस पड़ोस और समूची दुनिया एक गांव, ग्लोबल विलेज। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और व्यापार ने एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश किया। पूंजी निवेश, आयात और निर्यात, व्यापारिक संधियां, नई आर्थिक नीतियां, लचीली बैंकिंग प्रणाली, हलचलों और उतार चढ़ावों से भरे शेयर बाजार। हमारे देश का अर्थतंत्र अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के सीधे संपर्क में आया। गैट और अन्य संधियों पर भारत द्वारा हस्ताक्षर, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का एक नया दौर। और इन सब घटनाओं से अछूती नहीं रही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, अप्रभावित नहीं रहा हमारा किसान। पिछले 3 दशकों में हम कहां से कहां पहुंच गए। कृषि के क्षेत्र में पिछले 30 साल संकटों, चुनौतियों और उन पर हमारी जीत और कामयाबियों के गवाह हैं। और ये कामयाबियां किसानों और सरकार द्वारा नई तकनीक, आधुनिक वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाने से और दूरगामी योजनाओं द्वारा कृषि के बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप के कारण हासिल हुई। सिंचाई, ऊर्जा, ऋण, अनुदान, तकनीकी उपकरण, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, अनुसंधान और कृषि विस्तार। आंकड़े स्वयं इन सफलताओं के साक्षी हैं। वर्ष 1950-51 में गेहूं का उत्पादन था 64,60,000 टन, जो अब पहुंच गया है 6 करोड़ टन के ऊपर। और प्रति हेक्टेयर उपज 663 किलोग्राम से बढ़कर हो गई 2,973 किलोग्राम। चावल की उपज 2 करोड़ 58 लाख टन से बढ़कर हो गई 7 करोड़ 89 लाख से ऊपर। मैं आपको एक पक्ष की और जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 1951 में हमारे देश के प्रति व्यक्ति को खाने का अनाज औसतन 395 ग्राम प्रतिदिन मिल पाता था, जो अब बढ़कर लगभग 500 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने वाला है। और यह सफलता कोई मामूली सफलता नहीं है, क्योंकि इस दौरान हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ से बढ़कर लगभग 1 अरब तक पहुंचने वाली है। और हमने सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम खाद्यान्न के उत्पादन में 1994-95 के निर्धारित लक्ष्य 185 मिलियन टन को लांघकर आज 192 मिलियन टन तक पहुंच सकते हैं। और अब हमारे पास 36 मिलियन टन अनाज का अतिरिक्त भंडार, बफर स्टॉक भी मौजूद है। और अब कृषि निर्यात के मामले में हम 15,000 करोड़ रुपयों की सीमा को पार कर चुके हैं। और वे दिन बहुत करीब आते जा रहे हैं जब हम कृषि उत्पादन के निर्यात के क्षेत्र में संसार के देशों में सबसे अव्वल होंगे।
ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने हम पर नए नए दबाव पैदा किए हैं। ये ठीक है कि कृषि उत्पादों में हम ना सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि एक बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हमें अपने माल की गुणवत्ता और मूल्य के क्षेत्र में कड़ी चुनौती मिल रही है। देखिए, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें कृषि के प्रति अपने पूरे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। हमें खेती में ज़्यादा जागरूक, कुशल और व्यावसायिक नज़रिए वाले किसानों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी किसानों को अब पेशेवर नज़रिया अपनाना होगा। निश्चय ही, जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, कृषि उद्योग में बदलती जा रही है। इसके विकास के हर कदम पर हमें आर्थिक फायदे को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हमारे किसानों का जीवन स्तर ऊपर हो सके और रोजगार के नए नए अवसर पैदा हों। लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों की तरफ ना भागें। शहर तो आबादी के बोझ से पहले ही टूट रहे हैं। इसलिए हम अपनी समूची कृषि व्यवस्था को बहुआयामी बना रहे हैं। खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि तिलहन, दलहन, सब्जियां, फल फूल, ऊतक, खाल, कपास, शक्कर, मछली, अंडे, मांस, दूध और दुग्ध आहार, प्रोसेस्ड फूड, उन्नत बीज, वनोपज वगैरह वगैरह। और हमें पूरा यकीन है कि हम एक बार फिर सिद्ध कर देंगे कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, हमारी धरती, जलवायु, नदियां, हमारे किसान, यही हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। We shall overcome. सर, हमारी राष्ट्रीय कृषि परिषद, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने हमारे सामने कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आपके पास वो पेपर्स हैं? जी हाँ। प्लीज रीड इट। जी। सन 2000 तक होने वाली अनुमानित जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार और प्रति व्यक्ति आय में विकास को ध्यान में रखकर लगभग 20 करोड़ 80 लाख टन कृषि उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें फल 4 करोड़ 80 लाख टन, सब्जियां 10 करोड़ 40 लाख टन, आलू 30 करोड़ टन, कसावा 4 करोड़ टन, प्याज 30 लाख टन, 20 अरब नारियल, 60,000 किलोग्राम काली मिर्च, 6 करोड़ 40 लाख टन दूध, 5 करोड़ 25 किलोग्राम ऊन और 3 करोड़ 60 लाख अंडे शामिल हैं। और खाद्यान्न के मामले में 2.6 से 3% तक के समन्वित विकास की दर रखी गई है। सर, क्या हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? देखिए, चुनौतियां कठिन जरूर हैं, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन की बदौलत हम जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खुले मुकाबले में खड़े हैं, इससे कृषि व्यवस्था में आई शिथिलता टूटेगी। आने वाले सालों में कृषि को निश्चित ही नई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। पर्यावरण, जलवायु, आर्थिक और व्यापारिक, सामाजिक न्याय, ऊर्जा और रोजगार, सभी क्षेत्रों की नई चुनौतियां। हाँ, लेकिन आप लोग महिलाओं को मत भूलिए। कृषि का 50% से भी ज्यादा काम हमारे देश में महिलाएं करती हैं और अफसोस कि उनकी भूमिका अभी तक पूरी तरह पहचानी नहीं गई है। भू संपत्ति पर उनका कितना अधिकार है, इसका सर्वेक्षण जरूरी है। आपकी बात से हम सभी सहमत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जगत में महिलाओं का योगदान $11 ट्रिलियन के बराबर है। फिर भी उनका 2/3 श्रम बेकारी की श्रेणी में आता है और गरीबों में 70% गरीबी औरतों के ही पास है। लेकिन बस जरा सा इंतजार और कीजिए। बिल्कुल, सोचिए, आज से 30 साल पहले क्या हम कभी ये सोच सकते थे कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर ही नहीं, निर्यातकर्ता भी बनेंगे? बिल्कुल यही बात तिलहन टेक्नोलॉजी के बाद आई पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन के बारे में भी कही जा सकती है। अभी कुछ साल पहले तक हमारी खाद्य तेलों में क्या हालत थी? तिलहन की खेती में 3 करोड़ किसान जुड़े हुए थे। इसके बावजूद 1980 से 1989 तक हमें हर साल 10-20 लाख टन खाद्य तेल विदेशों से मंगवाना पड़ा, यानी हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का नुकसान। इसलिए सरकार ने 1987-88 में टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने, किसानों को ऋण की व्यवस्था और तिलहनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना पर अमल शुरू किया गया। राष्ट्रीय तिलहन और दलहन विकास परियोजना चलाई गई। किसानों को उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक प्रदान की गई और देखते ही देखते उत्पादन में 40% की चमत्कारिक बढ़ोतरी हासिल हुई। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, अरंडी और अब सूरजमुखी, कुल कृषि उत्पादन के 10% क्षेत्र में तिलहनों की खेती के बावजूद हम आज न सिर्फ खाद्य तेल में आत्मनिर्भर हैं,
बल्कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के तिलहन का निर्यात भी करने लगे हैं। इसके लिए कितना कठिन प्रयास किया गया। ऑयल पाम से तेल निकालने की देसी मशीन विकसित की गई। मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के छिलके अलग करने की नई मशीनें बनाई गई। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में सूरजमुखी, गुजरात में मूंगफली की खेती का विस्तार हुआ। रेपसीड यानी विलायती तोरियों के बीज कनाडा से, सोयाबीन के उन्नत बीज अमेरिका से और रूस से सूरजमुखी की नई किस्में मंगवाई गई। तिल, राम तिल और कुसुम या करडी जैसे तिलहनी फसलों के उन्नत बीज किसानों को दिए गए। तिलहनों की 17 सुधरी किस्में विकसित करने का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है। जूनागढ़ में मूंगफली, इंदौर में सोयाबीन और भरतपुर में सरसों के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित हुए। तेल निकालने, पैक करने और बिक्री करने का काम सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया और देखते ही देखते गांव-गांव, खेत-खेत बसंती फसल लहराने लगी। और यही है हमारी प्रेत क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन। लेकिन कृषि जगत में आई इन क्रांतियों की भरपूर सफलता के बावजूद चारों ओर घिरने लगे हैं आशंकाओं के स्याह बादल। बहुत पहले यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने मिट्टी को पेड़ों और पौधों का पेट कहा था। आज भी संसार की समूची आबादी का 90% भोजन मिट्टी या धरती से ही प्राप्त होता है। सिर्फ 10% आहार समुद्र या जमीनी जल स्रोतों से मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर कृषि उत्पादन के विकास की रफ्तार आज जितनी रही, तब भी सन 2030 तक भारत को फिर 4 करोड़ टन खाद्यान्न के लिए विदेशों के सामने हाथ पसारना पड़ेगा। सिंचाई के लिए धरती से पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से घटता जा रहा है जल संस्तर। सबसे बड़ा उदाहरण है हरित क्रांति का जन्मदाता राज्य पंजाब। यहाँ अब सिर्फ 24 मिलियन एकड़ फीट पानी ही उपलब्ध है, जबकि जरूरत है 37 मिलियन एकड़ फीट की। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल से धरती की जैविक क्षमता समाप्त होती जा रही है। सन 1950 में जहां 2000 टन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता था, अब वो मात्रा 90,000 टन से भी ज्यादा है और इससे होने वाला नुकसान 6,000 करोड़ से भी अधिक। मिट्टी सख्त, पथरीली और अनुर्वर होती जा रही है और नमी सोखने की उसकी क्षमता लगातार कम। इस सब का मुख्य कारण रहा है रासायनिक खादों का असंतुलित प्रयोग। प्रख्यात वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने चेतावनी दी है कि अगर कृषि के अनियोजित और अंधाधुंध व्यावसायीकरण के मौजूदा तरीकों को बदला नहीं गया तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिट्टी की बढ़ती हुई अनुर्वरता, जैविक विविधता का नुकसान और समूचे पर्यावरण का विनाश। क्या कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए और विश्व बाजार में अन्न के सबसे बड़े निर्यातक बनने के लिए हम आने वाली पीढ़ियों को एक बंजर, अनुर्वर, रसायनों और जहरीली दवाओं से भरा, सूखा, उजाड़ और बीमार हिंदुस्तान सौंप कर जाएंगे? सवाल गंभीर हैं और जारी है उनके उत्तरों की खोज। सर, अगर हम कृषि में प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या की मौजूदा बढ़वार, शहरीकरण की रफ्तार, इन सबको ध्यान में रखें तो सन 2000 तक हमें कम से कम नहीं तो 21 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करना पड़ेगा। यानी जमीन पर और अधिक दबाव। हर चीज की हद होती है। जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति आई थी वहां पिछले कुछ सालों से उपज स्थिर हो गई है। ये देखिए, खेत ऐसे हो रहे हैं जो खाद डालने पर भी उपज नहीं बढ़ाते। 20 साल पहले 1970-75 में 1 किलोग्राम खाद डालने पर 19.5 किलो अनाज पैदा होता था और अब आधा भी नहीं होता है। किसानों को दुगनी खाद डालनी पड़ती है सर। लगता है सर, मिट्टी की पोषकता को बढ़ाने के लिए NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश की जिस संतुलित मात्रा की आवश्यकता थी उसको नजरअंदाज किया गया और तुरंत ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए नाइट्रोजन का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया और इसका बहुत बुरा असर पड़ा।
मिट्टी के अन्य पोषक तत्व कम होते गए, वो सख्त होती गई, उसमें खारापन बढ़ता गया, यहाँ तक कि पठारीकरण प्रक्रिया भी इसी से शुरू हुई। सर, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के किसानों को भी ऐसी ही समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनके सर्वेक्षणों और अनुसंधानों के परिणाम बहुत डरावने हैं। मीलों दूर फैले हुए खेत रासायनिक खादों और कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से सख्त और बंजर होते चले जा रहे हैं। और हाँ, कीटनाशकों ने फसलों में रोग फैलाने वाले कीड़ों को ही नहीं, मिट्टी के उन जीवाणुओं को भी मार डाला है जो फसलों और वनस्पतियों को लाभ पहुंचाते हैं। और सर, ये वे जीवाणु हैं जो हमारी धरती के अदृश्य और नन्हे नन्हे किसानों की तरह हैं, जिनकी गतिविधियों की बदौलत ही तो हमारी धरती हरी भरी रहती है और इसकी उर्वरता भी बनी रहती है। यही हाल खरपतवार को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के साथ भी हो रहा है, और नतीजा ये कि वो घास, वो पौधे और वो वनस्पतियां सब नष्ट हो चुकी हैं, जो कि मिट्टी के क्षरण को रोकती हैं, मिट्टी की नमी को बनाए रखती हैं। हाँ, इससे पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ा वो तो है ही, लेकिन एक तथ्य और, इससे कुछ ऐसे कीटाणु पैदा हो गए जो कि कीटनाशकों के प्रतिरोधी हैं। उन पर कीटनाशकों का कोई असर ही नहीं पड़ता। एक बात और, इससे कुछ ऐसे खरपतवार पैदा हो गए जिन्हें मौजूदा हर्बिसाइड से नष्ट नहीं किया जा सकता। सर, उदाहरण के लिए आप पंजाब ही को लीजिए, जो कि हरित क्रांति का राज्य था। वहाँ पर रिंकल ग्रास कुछ इस कदर से फैल चुकी है कि सारे किसान परेशान हैं। यहाँ तक कि उन पे पोटाश लोड जैसे हर्बिसाइड्स का भी कोई असर नहीं पड़ता। और यही हाल देश के अन्य हिस्सों में लैंटिना और नाटिया जैसे पौधों से है। और सर, बल्कि इन हर्बिसाइड्स का असर पड़ रहा है धरती के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और जरूरी वनस्पतियों पर। दूसरी ओर जो अनाज, फल और सब्जियां कीटनाशकों और अन्य रसायनों के छिड़काव से पैदा होती हैं, जब उनका इस्तेमाल खाने के लिए होता है तो इसके कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। क्या हरित क्रांति की इतनी बड़ी कीमत हमारे पूरे पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी? क्या धरती पर बढ़ने वाले दबाव या अधिक भोजन उपजाने की मजबूरी हमें किसी ऐसे अंधकार में धकेल देगी जिससे बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा क्या सर? पर्यावरण के विनाश, मिट्टी के क्षरण और उसकी बढ़ती अनुर्वरता और तमाम ऐसी गंभीर और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं। हमारे देश में 10 करोड़ किसान परिवार हैं जो सिर्फ खेती पर निर्भर हैं, यानी संसार के ठीक चौथाई। और अब देश की धरती पर 1 अरब आबादी का बोझ पड़ने वाला है, यानी हमारे ऊपर संकट दोहरा है। रासायनिक खादों, कीटनाशकों, अनियंत्रित सिंचाई और इन सब से पैदा होने वाले खतरों से अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना भी है, और बढ़ती आबादी, किसान परिवारों की आय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहने के लिए कृषि उत्पादन भी बढ़ाना है। सवाल ये है कि क्या हम इस दोहरी चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या इसके लिए कोई रणनीति हमारे पास है? मैं कहूँगा है। सौभाग्य से हमारा देश जैविक विविधता, जलवायु, मौसम और मिट्टी के तमाम रूपों और प्रकारों से संपन्न है। पूर्व की ओर हमारे वो क्षेत्र हैं जहां संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो पश्चिम सबसे सूखा इलाका, और मिट्टी की विविधता तो हैरत अंगेज है। लगभग 50,000 प्रजातियों के पौधे हमारे देश में उगते हैं। ये संपूर्ण विश्व की वनस्पति संपदा का 12% है, और इनमें से 5,000 ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे हमें भोजन, ईंधन, औषधि, ऊतक और मसाले आदि मिलते हैं। सौभाग्य से हमारे यहाँ रासायनिक खादों, कीटनाशक आदि का इस्तेमाल उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है जो सिंचित इलाके हैं, लेकिन हमारी कृषि योग्य धरती का 67% यानी 9 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बरसात पर निर्भर है, और आज भी हमारे खाद्यान्न का 44% इसी धरती में उगता है। 55% चावल, 91% दलहन, 90% मूंगफली, 68% कपास यहीं पैदा होता है, और हमारी भविष्य की खेती की रणनीति का प्राथमिक क्षेत्र यही इलाका है। यहाँ हम वर्षा के जल का संभरण करके, उपयोगी वनस्पतियों का संरक्षण और प्रतिरोपण करके, समन्वित और बहुचक्रीय खेती का विकास करके
जैविक खादों और प्राकृतिक संपोषकों का प्रयोग करके सारी दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं। अब हमारा जोर कृषि की ऐसी तकनीक के विकास पर है जो हवा, पानी, मिट्टी और पर्यावरण की सुरक्षा भी करे और पैदावार को भी बढ़ाए। हमारी इस वैकल्पिक तकनीक का नाम है हरित तकनीक। और ये हरित तकनीक या ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए कोई नई या अनोखी चीज़ नहीं है। हमारे देश के किसान तो सदियों से इसे अपनी खेती में अपनाते रहे हैं। हमारे देश में जैविक खादें भरपूर मात्रा में हैं। गन्ने की खोई, धान का पुआल, समुद्री शैवाल, खरपतवार, नदियों द्वारा लाई गई गाद, पत्तियां, गोबर तथा पशुओं के अन्य विसर्जन का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। खली का इस्तेमाल भी खाद के रूप में होता रहा है। इनमें 4 से लेकर 7.5% तक नाइट्रोजन होता है। रबी या खरीफ की एक फसल में मूंग, ग्वार, सनई या ढेंचा की फसल लेने से भी भूमि की जल शोषण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी को पर्याप्त नाइट्रोजन मिलता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM के जरिए अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। सौभाग्य से हमारे देश में आज भी इतनी विशाल और विविध जैविक संपदाएं और परंपरागत तकनीकें हैं जिनके प्रयोग से हम आने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी समन्वित कृषि पद्धति IFS भी उनमें से एक है जो खोल रही है संभावनाओं के नए द्वार, बढ़ा रही हैं रोजगार के अवसर, संरक्षण और संवर्धन कर रही हैं हमारे पर्यावरण का, लगा रही हैं नए नए वन, छू रही हैं नई नई सफलताओं के जगमगाते शिखर। और इस सब के पीछे है हमारा किसान और उसकी समर्पित निष्ठा। वही बनेगा भविष्य का अन्नदाता, धरती को वही बनाएगा अन्नपूर्णा। और 21वीं ही नहीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं और आने वाली असंख्य शताब्दियों तक वो धरती के पन्नों पर लिखता रहेगा कृषि कथा। शूनं वाह शूनं नरः शूनं कृषतु लाङ्गलम् शूनं भरत्रा बध्यन्ताम् शूनं अष्टामुदिङ्गय